नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। उम्मीद है आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, नोट्स भी लगातार बना रहे होंगे और डेली जो आपके पास क्लास अवेलेबल कराई जा रही है उसको भी आप लगातार देख रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये तो आपने सुन लिया होगा कि लॉकडाउन 4 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस तो अभी शुरू होने नहीं होंगी। तो पढ़ाई के लिए एकमात्र सहारा ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए ध्यान रखिए जो यहाँ पे पढ़ाया जाए उसको लगातार घर पे रहकर ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। कल हमने देखा वास्तविक संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड थे, अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय थी उसके माध्यम से हमने उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने सीखे और अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से फिर हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ तथा उन संख्याओं के मध्य क्या संबंध होता है, और हमने देखा कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएफ गुणा एचसीएफ होता है। मतलब क्या हुआ, संख्याएं क्या मानी थी हमने, ए और बी। तो ए और बी के लिए गुणनफल क्या आया था, ए गुणा बी, और उसका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो उसके लिए जो नियम बना था वो ये बना था एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता थी, लेकिन याद रखिए ये नियम केवल दो संख्याओं, दो धनात्मक संख्याओं के लिए ही लागू होगा। यदि तीन संख्याएं दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करें। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तीन संख्याएं हम ले रहे हैं 144, 180 और 192। तीन संख्याओं 144, 180, 192 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। कौन सी विधि से, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 144 के बारे में। ठीक है, तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय 144 के लिए कैसे लागू होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी, 2। उसका भाग देने की कोशिश करें। पता ये 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि लास्ट में जो इकाई अंक है वो 4 है और 4 होने के कारण इसमें 2 का पूरा भाग दिया जा सकता है। तो यानी कि 2 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 72 बार, 72। फिर हमने देखा अगेन 2 आ गया और हम जानते हैं फिर पुनः 2 का भाग जा सकता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा किसका भाग दे दिया, 2 का। कितनी बार गया, 36 बार। फिर हमने देखा 36 आ गया, 6 आ गया इकाई अंक, 2 का फिर भाग जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया कितना, 2 का भाग दिया तो 18। फिर हमने देखा लास्ट में वापस अंक क्या मिल गया, 18 मतलब 8 मिल गया इकाई अंक, फिर पुनः 2 का भाग जा सकता है। तो कितना हो गया, 9। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या वो क्या, 3 का भाग जाएगा इसमें, 9 में जानते हैं। तो 3 का भाग गया, कितनी बार गया, 3 बार। और हम जानते हैं 3 में किसका भाग जा सकता है, 3 का। और ये कितनी बार गया, 1 बार। और एक अभाज्य संख्या तो नहीं, लेकिन लास्ट में लिखना चाहे तो एक को लिख भी सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 1 into के रूप में, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं 144 की। तो 144 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या हुए, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 180 के बारे में। तो 180 की जब बात करें, 180 में सबसे पहले हमने देखा कि 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0।
2 का भाग दिया, कितनी बार गया 90। फिर अगेन हमने देखा कि यहाँ पे 0 आ गया, 2 का पुनः भाग जा सकता है, तो ये लिख दिया 2 का भाग कितनी बार गया 45 बार। फिर हमने देखा 2 का भाग तो नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का देखे देखते। 3 के लिए योग भागफल का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 5 और 4 9, मतलब 3 का जा सकता है, तो यहाँ पे 3 का जाएगा, तो कितनी बार गया 15 दिया 45, वापस 5 और 1 6, 3 का पुनः जा सकता है, तो ये 3 का पुनः दे दिया, कितनी बार गया 5 बार। 5 में किसका जाएगा केवल 5 का भाग जाएगा, और कितनी बार 1 बार। इसका मतलब इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 180 को किसके रूप में 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी 192 की। जब 192 की बात करें तो 192 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 का दिया तो कितनी बार गया 2 ने 18 96, 2 6 12 96 बार जाएगा। 96 में लास्ट में इकाई का अंक 6 आ गया, मतलब 2 का पुनः जा सकता है, कितनी बार 48 बार, 48 दूनी 96। 8 में भी जा सकता है, कितनी बार 2 बार 24। 24 में भी जा सकता है 2 का, कितनी बार 12 बार। 12 में भी जा सकता है, यहाँ लिख रहा हूँ 12 है, 12 में भी जा सकता है। 12 में भी किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार 6 बार। फिर 6 में जाएगा किसका 2 का भाग जाएगा, कितनी बार 3 बार। और 3 में किसका जाएगा 3 का भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। इसका मतलब 192 के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे 2 2 2 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2 और गुणा 3, मतलब मैं लिख सकता हूँ 192 को क्या 2 की पावर 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6 गुणा 3। ठीक है, चलिए अब एक साथ लिख लेते हैं तीनों संख्याओं को। 144 के जो गुणनखंड थे क्या क्या थे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। 180 के जो थे वो क्या क्या थे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5। और 192 के क्या थे 2 की पावर 6 और 3। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्ती। और कल हमने बात की थी इसमें जो अद्वितीय गुणनखंड है उनको तो लेना ही, साथ में जब कोई गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो उसकी अधिकतम घात लेनी है ना। तो यहाँ सबसे पहले देखा कि जो अधिकतम घात है, जैसे सबसे छोटी वाली संख्या 2 थी तो 2 की अधिकतम घात देखो, यहाँ तो 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 6 है, तो अधिकतम घात कितनी है 2 की पावर 6। इसका मतलब हमें लेना है 2 की पावर 6। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आया 3 की बात की, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हमें क्या लेना है अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है 3 की पावर 2, तो यहाँ ले लिया 3 की पावर 2। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट क्या था, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 5 है तो 5 को भी लेना है, सभी को लेना है। तो कितना हो गए 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 6 64, तो हो गया 64 गुणा 9 और गुणा 5, मतलब हम कह सकते हैं 64 गुणा 45। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 64 गुणा 45, 5 चौक 20, 2 6 5 30 और 2 32, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, तो ये आ गया कितना 0 8 8 2, मतलब 2880। तो ये आ गया कुल मिला के 2880, ये इसका एलसीएम है। फिर हम बात करें किसकी एचसीएफ की। चलिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ जो आएगा उसके बारे में हमने बात की थी, जो कॉमन है वो लेना है, केवल कॉमन राशि। देखिए इन तीनों, पहले 2 की बात कर लेते हैं, इन तीनों में कॉमन क्या आने वाला है, कॉमन हमेशा छोटी राशि आएगी, बड़ी तो नहीं आ सकती। इनमें सबसे छोटा कौन है 2 की पावर 2, इसका मतलब एचसीएफ में क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा। नेक्स्ट 3 3 3 वाला पार्ट देखो, इनमें कॉमन क्या आएगा 3 की पावर 1, छोटी घात है तो 3 की पावर 1 आ गई, और तो कुछ इसमें कॉमन नहीं आएगा। 2 की पावर 2 4 और 3, 4 तिया 12।
इस प्रकार ये विधि काम करेगी। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। सबसे पहले बात करते हैं कि अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से क्या समझते हैं? सबसे पहले अपरिमेय से पहले आएगा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। और याद रखिए p और q जो हैं वो पूर्णांक होंगे। धनात्मक पूर्णांक की बात कर सकते हैं यहाँ पे, या ऋणात्मक भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णांक के रूप में कह सकते हैं p और q किस रूप में होने चाहिए? पूर्णांक रूप में, ताकि वो संख्याएं किस रूप में बन जाए? परिमेय रूप में बन जाए। लेकिन कंडीशन है पूर्णांक तो होंगे लेकिन p बटा q में q का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्या। तो हम फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि हम बात करें कौन कौन सी संख्याएं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझे। √2 है, √3 है, √5 है, etc। ये सब कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय। हम इनकी अपरिमेयता के प्रमाण देखेंगे, कैसे इनको बताया गया कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके लिए कुछ नियम लागू होंगे कि जो अपरिमेय संख्या होगी, जैसे रूट की बात करें तो रूट जाहिर सी बात है, रूट लेंगे तो इसमें दशमलव के अंक आएंगे। अब उसमें दशमलव के बाद कुछ अंक या तो पुनरावृत होंगे या नहीं होंगे, कहां तक जा रही सीरीज ये सब देखने पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रमेय है, वो प्रमेय कहती है यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। एक प्रमेय है यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, लिखा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तब तो p a को भी विभाजित करेगा, तो p a को भी विभाजित करेगा। सबसे पहले प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय क्या कहती है, ध्यान दीजिए। प्रमेय कह रही है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार, है ना। तो अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक इसका मतलब कोई भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर विभाजित करता है तो इसका मतलब p जो है वो a को भी विभाजित करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, माना a भाज्य संख्या है, माना a भाज्य संख्या है, जिसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर कोई भाज्य संख्या होती है तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से
अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो a भाज्य संख्या है उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो सकते हैं। मान लो P1 है, P2 है, P3 है एंड सो ऑन Pn है। कोई भी भाज्य संख्या तो उसको सदैव अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn क्या होंगे। जहां P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn अभाज्य गुणनखंड है। ये नहीं कि ये सभी अलग अलग है, इनमें से कुछ समान भी हो सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम कि परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये भिन्न भिन्न है, परंतु ये सभी भिन्न भिन्न हो यह आवश्यक नहीं। कैसे समझाएं इसको, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल देखते हैं इसके। एक तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे जैसे कि 6 और 6 को मैंने लिखा 2 × 3। इसके दो रेखीय गुणनखंड है, P1 और P2 का मान कितना कितना है 2 और 3, लेकिन दोनों अलग अलग है। और यदि मैं लिखूं एक एग्जांपल के रूप में जैसे कि यहाँ मैं लिख दिया 36 और 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए P1, P2, P3 और P4 जिसमें दो समान है, ये दो समान, तो जरूरी नहीं कि सभी भिन्न भिन्न हो, कभी कभी समान भी हो सकते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि a बराबर एक समीकरण मान लो, यदि मैं a² लिखूं तो क्या आएगा, a² बराबर, ध्यान दीजिए मैं इसको लिख सकता हूं P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन Pn इनटू P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन Pn। मतलब लिख सकते हैं a² को क्या P1², P2², P3² एंड सो ऑन, P4² एंड सो ऑन Pn²। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब हम बात करें कि यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है P a² को विभाजित करता है। अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब है कि अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है उससे पता चला कि P जो होगा a² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड होगा तो ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाइज अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से P a² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। दिस इंप्लाइज P जो है वो इनमें से कोई एक होगा। किनमें से, P1 में से, P2 में से, P3 एंड सो ऑन। हम जानते हैं चूंकि a² के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है एंड सो ऑन Pn है। कैसे, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा है, स्क्वायर का मतलब तो क्या है कि वो दो बार रिपीट हुए सब, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो कौन कौन से होंगे, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन Pn होंगे, कह सकते हैं। तो यही सब इसकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि P1, P2, P3 ऐसा लिख सकते हैं, P4 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक होगा।
अगर इनमें से कोई एक है जो किसके बराबर है, p के बराबर है, और हम जानते हैं कि a बराबर किसके है, ध्यान दीजिए a बराबर किसके लिखा है, p1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं a बराबर किसके, p1, p2, p3, p4 एंड सो ऑन pn। और इनमें से यदि p कोई एक है तो इसका मतलब p यहाँ पे इन संख्याओं के गुणनफल में आएगा, और जब a को p से डिवाइड करेंगे तो बताइए भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। दिस इंप्लाइज p के किसी मान के लिए दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं p a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यही वो प्रमेय कहना चाहिए, यदि a स्क्वायर p के द्वारा विभाजित होता है तो a भी किसके द्वारा विभाजित होगा, p के द्वारा होगा। यही वो प्रमेय कीजिए। आज हमने एक प्रमेय देखी है, इसको घर रहते हुए अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो कल हम इसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।